आइए, पहला जो लेसन है सजीव जगत की विविधता, जो 7 नंबर की यूनिट लगी हुई है, उसमें पहले लेसन में हमें सजीव जगत के बारे में जानना है। सजीव जगत है क्या? लिविंग वर्ल्ड। अब संसार में असंख्य जीव रहते हैं, आप लोग जानते हैं इस बात को, जिनमें सूक्ष्मजीव जैसे माइकोप्लाज्मा से लेकर विशाल नीली भेल तक पाए जाते हैं। माइकोप्लाज्मा एक सूक्ष्मजीव है, ठीक है। ये जानवरों में कई सारे रोग उत्पन्न करता है। विशाल नीली भेल, भेल आप जानते हो मछली को कहते हैं। कहने का मतलब हुआ छोटे से छोटे जो सूक्ष्मजीव हैं वो भी संसार में पाए जाते हैं, और बड़े से बड़े विशाल जीव हैं जो जैसे कि भेल, वो भी पाई जाती है। आगे, सभी जीव अपनी अनुकूलता के अनुसार जल, थल एवं खुले वायुमंडल में रहते हैं। कहने का मतलब हुआ प्रत्येक जीव अपने जिस तरीके से अपने बॉडी को अनुकूलित कर सकता है वो उस जगह निवास करते हैं। इन सभी जीवों में अनेक प्रकार की विविधता देखने को मिलती है। विविधता कहते हैं डाइवर्सिटी, मतलब भिन्नता देखने को मिलना, भिन्न भिन्न प्रकार के जंतुओं में, भिन्न भिन्न प्रकार के प्लांटों में, जैसे मछलियों का तैरना, सर्पों का रेंगना, मनुष्यों का चलना, पक्षियों का उड़ना आदि। आगे, जीव जगत में सजीव एवं निर्जीव दोनों प्रकार की वस्तुएं उपस्थित होती हैं तथा दोनों का ही निर्माण तत्वों से मिलकर होता है। आगे, सजीवों का शरीर कार्बनिक एवं अकार्बनिक निर्जीव पदार्थों से मिलकर बना होता है। सजीवों के निर्माण मुख्यतः 99% भाग कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का होता है। तो जो मोना बॉडी होती है या जंतु की बॉडी होती है वो इतने सारे तत्वों से मिलकर बनी हुई होती है। अब सजीवों के लक्षण क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सजीवों को निम्नलिखित लक्षणों के आधार पर निर्जीवों से हम पृथक कर सकते हैं या जान सकते हैं। पहला, ग्रोथ, वृद्धि, ठीक है, ये सजीवों का लक्षण है। सजीव जनन भी करते हैं। सजीव संवेदनशीलता और अनुकूलनशीलता भी दर्शाते हैं। सजीव आकृति एवं आकार भी प्रदर्शित करते हैं। अन्य जैविक क्रियाओं में ये पोषण करते हैं, श्वसन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। एक और नोट डाउन करेंगे आप लोग, गमन की क्रिया भी ये करते हैं, मतलब चलते हैं। गमन मतलब लोकोमोशन, लोकोमोशन। अब पहली हेडिंग देखेंगे वृद्धि, जो सजीवों का मुख्य लक्षण है। ग्रोथ, जीवों के भार, आकार एवं संख्या में बढ़ोतरी को वृद्धि कहते हैं, ये सभी लोग जानते हैं। बहुकोश के जीवों में कोश का विभाजन द्वारा वृद्धि होती है। बहुकोश की जो ऐसा जीव जो बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है उसमें कोश का विभाजन के द्वारा वृद्धि होती है। पादपुंज में वृद्धि जीवन पर्यंत होती है। पादप जीवन पर्यंत तक, जब तक वो जीवित बढ़ते रहते हैं, लेकिन जंतुओं में ऐसा नहीं होता है, जबकि जंतुओं में एक निश्चित आयु तक ही वृद्धि होती है। जंतुओं के कुछ शारीरिक भाग जैसे नाखून, बालों तथा नष्ट हुई कोशिकाओं में वृद्धि जीवन पर्यंत होती है, जबकि जंतुओं के कुछ पार्ट ऐसे हैं जीवों के जिसमें नाखून जीवन पर्यंत बढ़ते हैं, बाल जीवन पर्यंत बढ़ते हैं तथा नष्ट हुई कोशिकाओं में वृद्धि भी जीवन पर्यंत होती है। जबकि प्लांटों में जो वृद्धि होती है वो अगर उनकी जो डाल है या आपने उनकी कोई भी शाखा काट दी तो निश्चित बात है कभी भी हरी भरी हो सकती है, इसका मतलब वो जीवन पर्यंत वृद्धि करती है। आगे, जनन, सजीवों का मुख्य लक्षण जनन भी है। रिप्रोडक्शन, पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीव अपनी वंशता को बनाए रखने के लिए जनन करते हैं। तो सजीव क्या करते हैं? अपने द्वारा जो संतानें होती हैं वो उत्पन्न करते हैं, अपने ही समान संतानें उत्पन्न करते हैं और अपने वंश को जारी रखते हैं। बहुकोश के जीवों में जनन का अर्थ अपनी संतान उत्पन्न करना है। आगे, जीवों में अलैंगिक जनन भी होता है। जो एक कोश के जंतु हैं प्रोटोजोआ संघ के, उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हमें देखने को मिलता है। जीवाणु और प्रोटोजोआ में विखंडन द्वारा यह जो जनन होगा, तो जीवाणु, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ संघ के जंतु उनमें विखंडन की क्रिया द्वारा जनन होगा। विखंडन में इनका जो शरीर होगा टुकड़ों में टूटकर नए अपने समान नए जंतु को जन्म देगा। कवक में अलैंगिक जनन, जो फंगाई होगी उसमें अलैंगिक जनन की क्रिया होगी। अलैंगिक जनन किसके द्वारा होगा? बीजाणुओं के द्वारा, स्पोर्स के द्वारा होगा। ईस्ट और हाइड्रा में जनन मुकुलन द्वारा होगा। एक आउटग्रोथ बन जाएगी और ये अनुकूल परिस्थितियां आने पर टूटकर गिर जाएगी और अपने समान जंतु को जन्म देगी। कुछ ऐसे भी जीव हैं जिनमें जनन नहीं होता है, जैसे कि ये आपको याद रखना है, खच्चर, ऐसी को खिचर कहते हैं, म्यूल, बंद कामगार मधुमक्खी, बांझ दंपत्ति युगल। बंद कामगार मधुमक्खी कौन? ऐसी स्टेराइल मधुमक्खी। मधुमक्खियां 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें रानी मक्खी, कामगार
मधुमक्खी और ड्रोन, 3 होते हैं। तो जो रानी मक्खी होती है वो काम नहीं करती है, और जो ड्रोन होता है वो संतान उत्पत्ति में रानी मक्खी की सहायता करती है। और तीसरी जो स्ट्रैल हनी बी होती है वो केवल काम करती है, जैसे कि छत्ते की सफाई करना, ठीक है, फूलों का रस लेना, ये सब। और ये बच्चों को जन्म नहीं दे सकती। बांझ दंपति युगल, ऐसे पति पत्नी, दंपति कहते पति पत्नी के जोड़े को, ऐसे पति पत्नी का जोड़ा जो बांझ है और बच्चे जन्म नहीं दे सकता है। अगला सजीवों का मुख्य लक्षण है उपापचय, मेटाबॉलिज्म। इस पे शॉर्ट नोट आता है, आप लोग डाल लेंगे। तो आप एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हैं उनका पेपर पैटर्न क्या रहता है। पहला जो क्वेश्चन आप लोगों का रहता है मल्टीपल चॉइस का, उसमें 5 प्रश्न आप लोगों के आते हैं, तो 5 नंबर के हुए, एक नंबर के हिसाब से। दूसरा प्रश्न जो होता है वो भी 5 प्रश्न आते हैं, एक नंबर के, वो अति लघु या वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, तो इस तरीके से 10 नंबर का। तीसरा क्वेश्चन जो आपका रहता है वो 5 क्वेश्चन आते हैं, 2-2 नंबर के होते हैं, जो 10 नंबर के प्रश्न आपको करने होते हैं। और जो चौथा क्वेश्चन रहेगा उसमें 12 प्रश्न आते हैं, वो भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, और वो 36 नंबर के होते हैं, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होता है। लास्ट क्वेश्चन, उसमें आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, तो तीनों में चॉइस मिलती है आपको। प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर का होता है। इस तरीके से 15 नंबर का आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है, और 36 नंबर के लघुत्तम प्रश्न आते हैं, जो 3-3 नंबर के होते हैं। और इनमें जो शब्द सीमा होती है उसमें 35 शब्द से आपको कम नहीं लिखना होता है। और जो 2-2 नंबर के प्रश्न होते हैं उनमें जो शब्द सीमा होती है उसमें आपको 25 शब्द से कम नहीं लिखना होता है। और जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं 1-1 नंबर के, उसमें आपको 1 शब्द या 1 लाइन लिखनी होती है। और जो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको सर्कल फिल करना होता है, या फिर आपको सही आंसर फाइंड करके लिखना होता है। 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। ये आपका फर्स्ट ईयर का पेपर पैटर्न रहता है। इसी तरीके से इंटर भी सेम इसी तरीके से रहता है। फर्स्ट ईयर इंटर सेम पेपर पैटर्न आप लोगों का रहता है। और आप लोग जो क्वेश्चन मैं पढ़ा रही हूँ, इसको पढ़ाने के बाद इससे रिलेटेड जो भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन इसमें से ऐड होते हैं, उनको किस तरीके से वो प्रश्न पूछे गए हैं आज तक परीक्षाओं में, मैं उनकी आगे आप लोगों की प्रैक्टिस भी इसी में कराऊंगी। आइए देखते हैं उपापचय। शॉर्ट नोट इम्पोर्टेंट है और ये 3 नंबर में पूछा गया है। उपापचय को मेटाबॉलिज्म कहते हैं और इस सजीवों का मुख्य लक्षण है। जीवन के भरण पोषण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, सभी जानते हैं। ऊर्जा जीव के कार्य करने में उसमें परिवर्तन आने अर्थात वृद्धि, गति तथा अन्य क्रियाकलापों को में प्रयोग होती है। तो अगर हमें पोषण हम ग्रहण करते हैं या भोजन खाते हैं तो भोजन से हमारी बॉडी को पोषण मिलता है, और हमारा जो शरीर होता है वो कार्य करने के लिए, ठीक है, एक्टिव हो जाता है। और बहुत सारी हमारी जो शारीरिक क्रियाएं हैं, वृद्धि, गति, अन्य क्रियाओं में ये पोषण हमारी मदद करता है। जीवों को शरीर में ऊर्जा को ग्रहण कर उसका उपयोग करने की क्षमता उपापचय कहलाती है। अगर उपापचय की डेफिनेशन आती है तो आप यहाँ से अंडरलाइन देंगे इसको, और क्या लिखेंगे, जीवों के शरीर में ऊर्जा को ग्रहण कर उसका उपयोग करने की क्षमता उपापचय कहलाती है। उपापचय में 2 क्रियाएं अर्थात उपचय, जिसको एनाबोलिज्म कहेंगे, तथा अपचय, इसको कैटाबोलिज्म कहेंगे। उपचय की जो क्रिया होती है वो प्लांटों में होती है, ठीक है। आगे देखते हैं उपचय। उपचय क्या है? उपचय एनाबोलिज्म। उपचय एक संश्लेषणात्मक प्रक्रिया है जिसमें सरल अणुओं से जटिल अणुओं का निर्माण होता है। जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में फोटोसिंथेसिस 6CO2 हम रिएक्शन देखेंगे। आप और हमारे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड का भोजन में प्रयोग करते हैं कौन? हरे पेड़ पौधे। प्लस 12H2O एरोक्यूपर सूर्य का प्रकाश, नीचे पर्णहरण जिसको हम क्लोरोफिल कहेंगे, ये हरे प्लांटों में भोजन बनाने में यूज होता है। C6H12O6 ये ग्लूकोज है, ये इसी को हम क्या कह सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं। 6H2O ये जल है। 6O2 एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाएगी, ये क्या है? ऑक्सीजन है। तो इस तरीके से आपकी जो प्रकाश संश्लेषण है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होगा, और यह क्रिया क्या कहलाएगी? उपचय कहलाएगी। अब दूसरी क्रिया है अपचय, इसको कहेंगे कैटाबोलिज्म। यह क्रिया विघटनकारी प्रक्रिया है, ये जस्ट उपचय की अपोजिट होती है, जिसमें जटिल अणु सड़न अणुओं और परमाणुओं में टूटकर ऊर्जा प्रदान करते हैं। जैसे कि श्वसन, रेस्पायरेशन में हम रिएक्शन देखेंगे जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई थी, C6H12O6 प्लस 6H2 वो यहाँ पे ऐड करेंगे। C6H12O6 ये ग्लूकोज का सूत्र है, जैसा कि मैं ऊपर बता चुकी हूँ, प्लस 6O2 ऊपर एंजाइम लेंगे, 6CO2 इसमें CO2 रिलीज होगी, प्लस 6H2 प्लस ऊर्जा। तो इस तरीके से अपचय में ये वाली रिएक्शन हम फॉलो करेंगे।
अगला चौथा, सजीवों का जो मुख्य गुण है सेंसिटिविटी एंड एडेप्टेबिलिटी है, अनुकूलनशीलता और संवेदनशीलता। सभी जो सजीव जीव होंगे वो संवेदनशीलता प्रदर्शित करते हैं, सेंसिटिविटी भी होती है उनमें, और अपने शरीर को अनुकूलित करने की भी क्षमता उनमें पाई जाती है। सभी जीव अपने चारों तरफ के वातावरण में होने वाले परिवर्तनों का अनुभव कर उसके प्रति प्रतिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। जैसे सर्दी लग रही है तो एहसास होता है इस चीज का, जैसे पक्षियों द्वारा अपने पंखों को खड़ा कर शरीर को फुला लेना। जीव बाहरी वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालते हैं, इसे हम अनुकूलनशीलता कहते हैं। जैसे गिरगिट शत्रु से अपनी रक्षा के लिए त्वचा के रंग में परिवर्तन करते हैं। तो गिरगिट क्या करता है, शत्रु उसका शिकार न कर ले इसलिए वो अपने बॉडी का जो कलर होता है वो चेंज कर देता है। निर्जीव में यह गुण उपस्थित नहीं होता है। अगला आकृति एवं आकार, शेप एंड साइज। जीव का प्रमुख लक्षण आकार की है। प्रत्येक जीव की प्राय एक निश्चित आकार एवं आकृति होती है। इसके विपरीत निर्जीव की आकृति कैसी होती है, अनिश्चित होती है। ठीक है। अब अन्य जैविक क्रियाएं हम देखेंगे। अदर बायोलॉजिकल प्रोसेस, न्यूट्रिशन, जो सजीव होते हैं वो पोषण ग्रहण करते हैं। जीवों द्वारा वातावरण से पोषक पदार्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पोषण कहलाती है, न्यूट्रिशन कहलाती है। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी या ऑटोट्रॉफिक कहलाते हैं। जैसे ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन स्वयं बनाने में सक्षम होते हैं। बेजीव जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं परपोषी कहलाते हैं। इन्हीं को हम हेटेरोट्रॉप्सी भी कहते हैं। जैसे कि सभी जंतु हर्बीवोरस या कार्निवोरस पर डिपेंड होते हैं अपने भोजन के लिए। श्वसन। अगला सजीवों का मुख्य लक्षण जो है वो श्वसन रेस्पायरेशन है। श्वसन की क्रिया में कोशिका में स्थित कार्बोहाइड्रेट भोजन को कहेंगे, वसा आदि का ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है। अधिकांश जीव इस क्रिया में O2 का प्रयोग करते हैं। अधिकांश जो इस क्रिया में O2 का प्रयोग करते हैं वे ऑक्सीकारी कहलाते हैं तथा O2 का प्रयोग न करने वाले जीव क्या कहलाएंगे, अनऑक्सीकारी। जैसे आपके जीवाणु कवक होंगे। अगले सजीवों का जो लक्षण है उत्सर्जन, एक्सक्रीशन। सभी जीवों में उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप कुछ हानिकारक और अनावश्यक पदार्थ भी बनते हैं। जैसे जीव भोजन और जल का ग्रहण करते हैं तो उनसे आवश्यक न होकर अनावश्यक और हानिकारक पदार्थ भी या वर्ज्य पदार्थ भी शरीर से बाहर निकलते हैं, जिससे कि शरीर स्वस्थ रहे। तो क्या होगा, फलस्वरूप कुछ हानिकारक या अनावश्यक पदार्थ भी बनते हैं। इन पदार्थों को जीव उत्सर्जन क्रिया द्वारा शरीर से बाहर निकाल देते हैं। जैसे मल का त्याग करना, मूत्र का त्याग करना, पसीने का निकलना आदि। ये कैसे वर्ज्य पदार्थ है या उत्सर्जी पदार्थ है। आगे लास्ट हेडिंग, गमन, लोकोमोशन। ये सजीवों का प्रमुख लक्षण है। जीव द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की क्रिया गमन कहलाती है। इसका मतलब सजीव गति भी प्रदर्शित करते हैं। सभी जंतुओं में गमन की क्षमता होती है, जबकि पेड़ स्थिर होते हैं, वो गति को प्रदर्शित नहीं करते। फिर भी जो प्लांट होते हैं वो जड़ों द्वारा, जिसमें गुरुत्वानुवर्तन कहेंगे हम, जड़ें कहाँ वृद्धि करती हैं, पृथ्वी के नीचे की ओर, और तने जो होते हैं वो ऊपर की ओर वृद्धि करते हैं।